सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल की समरी, दैट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इन द एंड यू विल गेट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नॉवल। सो माय नेम इज़ एकता मुक्किल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट. So this novel Pride and Prejudice was written by Jane Austen in 1813 and it is a romantic novel. प्लस ये एक सोशल कमेंट्री भी है जो बताती है कि उस टाइम पे लोग किस तरीके से रहा करते थे, उन लोगों की क्या सोच हुआ करती थी एंड किस तरह के उस टाइम की सोसाइटी में नॉर्म्स हुआ करते थे। तो इस नॉवल की जो सबसे पहली ओपनिंग लाइन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम में भी लिख कर आओगे तो इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर चेक। ठीक है, तो आप द लाइन्स आर, इट इज़ अ ट्रुथ universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. इसका मतलब है कि अगर ये एक सच्चाई है कि अगर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो एक वाइफ की सर्च में ज़रूर होगा। तो इस नॉवल में होता क्या है एक्चुअली, दो कैरेक्टर्स हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्सी एंड एलिजाबेथ। जो डार्सी है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइड को, ठीक है, मतलब घमंड को, एंड जो एलिजाबेथ है वो रिप्रेजेंट करती है प्रेजुडिस को, मतलब अपने ओपिनियंस दूसरे लोगों के बारे में फॉर्म कर लेना बिना उनसे एक्चुअल एक्सपीरियंस जाने या बिना उन लोगों को हकीकत में जाने कि वो लोग है कैसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन दोनों कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती है एंड बीच में धीरे धीरे इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट होती जाती है बहुत सारे झगड़ों के बाद। फिर धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आते हैं एंड फाइनली एक हो जाते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि आज के टाइम पे वो कैसे रिलेवेंट है एंड उस टाइम से लेके आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब इस नावल के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारी सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है एलिजाबेथ, जिसको हम शॉर्ट में लिज़ी भी बोल सकते हैं। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी एंड इंडिपेंडेंट माइंडेड। वो इतनी जल्दी से इन्फ्लुएंस किसी से होती नहीं है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस लोगों के बारे में इमेज ज़रूर बना लेती है, बट ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होती कि एकदम से तुमने मुझसे बात की और मैं तुम्हारी हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगी उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ मिस्टर डार्सी, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, बहुत अमीर है, प्लस उसे बहुत ज़्यादा घमंड भी है। तो वो लोगों को डिसमिस कर देता है कि तुमसे मैं क्या ही बात करूँ, तुम तो मेरे से नीचे हो हर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जेन बेनेट, ये सिस्टर है एलिजाबेथ बेनेट की एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल। नेक्स्ट इज़ मिस्टर बिंगली, ही इज़ गोइंग टू लाइक जेन बेनेट। ओके, तो जेन बेनेट एंड मिस्टर बिंगली विल बी अ कपल इन द नॉवल एंड मिस्टर बिंगली भी बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है। अनलाइक डार्सी, ही इज़ वेरी काइंड। ठीक है, ये बहुत चेयरफुल पर्सनैलिटी है, एमिएबल है, फ्रेंडली इंसान है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर विकम, तो ये बहुत ही स्मार्ट इंसान है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी डिसीटफुल। ये धोखा देता है, बातें झूठी बोलता मुँह से। नेक्स्ट इज़ मिसेस बेनेट एंड मिस्टर बेनेट। देखो, मिसेस बेनेट जो है वो इनकी माँ है एलिजाबेथ बेनेट एंड जेन बेनेट की, बट ये चाहती है जल्दी से जल्दी इनकी बेटियों की किसी बहुत रईस अमीर इंसान से शादी हो जाए, जिससे ये एकदम टेंशन फ्री रहे, इनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाए उस तरीके से। एंड जो मिस्टर बेनेट है, ये एक तरह का बहुत खुश मिजाज इंसान है, खुश रहता है, पैसिव इंसान है, मतलब ज़्यादा हरकत नहीं करता, थोड़ा आलसी भी है एंड थोड़ा केयरलेस भी है अपनी बेटियों को लेके। नेक्स्ट इज़ लेडी कैथरीन, जो ये लेडी कैथरीन है, यहाँ पे नॉवल में बीच में एक कैरेक्टर आएगा हमारे पास, मिस्टर कॉलिंस। तो जो मिस्टर कॉलिंस है ये बेनेट सिस्टर्स के कज़न होंगे। ठीक है, एंड ये जो मिस्टर कॉलिंस है ये रहते हैं रेंट पर इन लेडी कैथरीन के घर के अंदर। एंड इस लेडी कैथरीन का क्या कनेक्शन है मिस्टर डार्सी से, वो मिस्टर डार्सी की आंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग ये लेडी कैथरीन के द्वारा दोबारा से बीच में मिलेंगे। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ कैरोलिन बिंगली, ये जो है हमारी मिस्टर बिंगली की सिस्टर है। शी इज़ कनिंग एंड शी हेट्स एलिजाबेथ बिकॉज शी ऑल्सो लाइक्स डार्सी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मिस्टर कॉलिंस, जो कि मैंने आपको बताया ही इज़ अ क्लर्की मैन एंड ये लेडी कैथरीन के वहाँ पर रेंट पर रहता है एंड ही इज़ द कज़न ऑफ बेनेट सिस्टर्स।
नेक्स्ट इज लीडिया बेनेट। लीडिया बेनेट इज़ गोइंग टू बी द सिस्टर ऑफ जेन एंड एलिजाबेथ, एंड ये बीच में जो है अपना घर छोड़ के भाग जाती है। किस कैरेक्टर के साथ भागती है वो आई विल टेल यू इन द समरी ओनली। एंड शी इज़ वेरी फ्लर्टेशियस, अभी बहुत ज़्यादा यंग है तो बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है लाइफ के बारे में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस नॉवल। तो नॉवल के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये जो बेनेट फैमिली है इसमें मिसेस बेनेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा उतावली है कि इनकी जो 5 बेटियां हैं उन सभी की किसी ना किसी अमीर इंसान से शादी हो जाए तो ये एकदम चैन की सांस ले सकती है उसके बाद। तो इन्हें पता चलता है कि इनके नेबर में ही एक बहुत ही रिच आदमी रहने आया है, मिस्टर बिंगली, ठीक है। वो और अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है। मिस्टर बिंगली की भी 2 सिस्टर्स है, उसमें से एक कैरोलिन बिंगली है जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक निकलेगी आगे जाके। अब मिसेस बेनेट चाहती है कि ये जो मिस्टर बिंगली है इससे एटलीस्ट मैं अपनी एक किसी भी बेटी की शादी तो करवा के ही रहूं। तो ये इन लोगों के बारे में पता लगाती है कि ये ऐसे किसी एक बॉल पार्टी में जाने वाले हैं, तो ये अपनी दोनों बेटियों को वहाँ पे भेज देती है। कौन सी 2 बेटियों को? जेन को और एलिजाबेथ को। अब मिस्टर बिंगली जब जेन को देखता है जो मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी है, उसे देखते ही पसंद कर लेता है। मिस्टर बिंगली के साथ उसका फ्रेंड डार्सी भी आया होता है। अब ये जो डार्सी है ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है, बहुत वेल्दी होता है, तो ये किसी से भी ना सीधे मुँह बात नहीं करता, हर किसी को अपने से छोटा समझता है। तो जब एलिजाबेथ से ये इसका फ्रेंड बोलता है कि देखो मैं तो जेन के साथ डांस करूँ, तो मैं एलिजाबेथ के साथ डांस करूँ, तो वो रिफ्यूज़ कर देता कि ये इतनी भी सुंदर नहीं है कि मैं इसके साथ डांस करूं। तो वहाँ पे जो है हमें डार्सी का प्राइड दिखाई देता है कि ये कितना ज़्यादा घमंडी है, और एलिजाबेथ को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इसमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। अब एलिजाबेथ के सामने ऑलरेडी डार्सी की इमेज जो है लास्ट पार्टी के बाद में बहुत ख़राब बन गई थी। अब इसी बीच उसे मिलता है एक आर्मी पर्सनल जिसका नाम होता है विक्रम। तो जो ये विक्रम होता है ये एलिजाबेथ को बताता है कि जो डार्सी है ना इसे मैं जानता हूँ, एंड ये डार्सी बहुत ही बेकार आदमी है। एक्चुअली इसके पापा मेरे पापा के सर हुआ करते थे, मैनेजर थे, मेरे पापा उसके वहाँ एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो वो बहुत अच्छे आदमी थे। जब मेरे पापा मर गए तो उन्होंने सोचा कि अब वो मेरे फाइनेंसेस का ध्यान रखेंगे, तो मरते टाइम उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मेरे नाम भी कर दिया था अपनी विल में। लेकिन ये डार्सी ने इस विल के अंदर क्या हेर फेर किया पता नहीं, पर मुझे प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा नहीं मिला। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दिस डार्सी इज़। अब जैसे ही एलिजाबेथ ऐसा सुनती है तो उसका दिमाग और ज़्यादा डार्सी को लेके ऐसे नेगेटिव हो जाता है कि ये तो बड़ा बेकार इंसान है। अब कुछ दिनों के बाद बेनेट फैमिली में मिस्टर कॉलिंस आता है। अब ये मिस्टर कॉलिंस कौन है? ये बेनेट फैमिली में जो बेनेट सिस्टर्स है उनका कज़न है। क्योंकि ये पांचों सिर्फ सिस्टर्स हैं, इनका कोई भाई नहीं है, तो उस टाइम पे ये रूल हुआ करता था कि जब तक आपका कोई भाई नहीं होगा तो आप किसी भी लड़की को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकते। आपके लिए कोई ना कोई मेल एयर ही होना चाहिए प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो इस हिसाब से जो ये मिस्टर कॉलिंस होता है ये एक तरह से बेनेट फैमिली का लीगल एयर बन जाता है। लेकिन इस टाइम पे ये अपनी प्रॉपर्टी लेने नहीं आया होता। इस टाइम पे ये चाहता है कि ये बेनेट सिस्टर्स में से किसी एक से शादी कर ले। क्यों? क्योंकि जिस लेडी के घर ये रह रहा होता है, लेडी कैथरीन, उसने इसे ऑर्डर दिया होता है कि अब तुम शादी करके इस घर में रहो आराम से, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले जेन को प्रपोज करता है। जेन तो बोलती है मैं तो बिंगली को चाहती हूँ, मैं तुमसे नहीं तो शादी कर सकती। तो फिर ये एलिजाबेथ से पूछता है। एलिजाबेथ भी इसे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देती है कि मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद ये एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है चार्लोट लूकस नाम की। तो जो ये शार्लोट होती है ये भी एक्चुअली गरीब होती है, ठीक है। एंड इसको जो है शादी इस मिस्टर कॉलिंस से सिर्फ इसलिए करनी होती है कि हाँ ये रिच है एंड मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देगा, तो इसलिए वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। अब इसी बीच जो ये बेनेट फैमिली है इन्हें एक नेगेटिव न्यूज़ मिलती है कि जो मिस्टर बिंगली है और उनका पूरा परिवार है वो सारे के सारे लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। एंड बिना कुछ बताए एकदम से अब्रप्टली वो सारे के सारे लंदन चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जेन बेचारी है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो तो मिस्टर बिंगली के लिए हो चुकी है सीरियस। एंड जो एलिजाबेथ है उसे लगता है ये काम ज़रूर डार्सी ने किया होगा, क्योंकि वो डार्सी इतना घमंडी है, उसे लगता होगा कि उसका दोस्त जो है हमारे जैसे
लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ कैसे वो उस लड़की को पसंद कर रहा होगा। तो ये बात डार्सी को डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो ये एलिजाबेथ एज्यूम करती है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ का प्रेजुडिस दिखाई देता है कि वो अपने आप ही दिमाग में किसी भी इंसान के बारे में ओपिनियन बना रही है बिना सच्चाई को जाने। अब एलिजाबेथ को उसकी जो फ्रेंड है चार्लोट, वो इनवाइट करती है अपने घर पे कि मेरे घर पे भी एक बॉल पार्टी होने वाली है, ठीक है। अब इसका कौन सा घर होता है? ये जो चार्लोट है ये किसके साथ रहती है? अपने हस्बैंड मिस्टर कॉलिंस के साथ। एंड मिस्टर कॉलिंस कहाँ रहता है? लेडी कैथरीन के घर में। एंड लेडी कैथरीन किसकी आंट है? मिस्टर डार्सी की आंट है। तो अब मतलब जो ये बॉल पार्टी होगी इसमें मिस्टर डार्सी भी आएंगे एंड एलिजाबेथ भी आएगी। तो एक बार फिर से ये इसी तरह की बॉल पार्टी में मिलने वाले थे। अब जो ये नई बार बॉल पार्टी में मिलते हैं तो जो मिस्टर डार्सी है ये तसल्ली से सोचता है एलिजाबेथ के बारे में कि इतनी बुरी लड़की भी नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोचता था, एंड शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। तो वो ऐसे सोचते सोचते अनएक्सपेक्टेडली एकदम से एलिजाबेथ को जो है प्रपोज कर देता है। वो ये बोल के प्रपोज करता है कि देखो तुम ना मेरे स्टेटस से हालांकि नीचे की हो बट फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब इतना उसका बोलना हुआ कि एलिजाबेथ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय लो स्टैंडर्ड लो स्टेटस? अरे भाई तुम तो एक तो तुमने विकम्स का सारा प्रॉपर्टी का पैसा रख लिया इतना अमीर होने के बावजूद, दूसरा मेरी जेन का दिल तुड़वा दिया जो मेरी बहन है, तुम बिंगली को अपने साथ लंदन ले आए। तो वो उसे बहुत सारी बातें बस सुनाती चली जाती है, उसकी पलट के कुछ सुनती नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में भी क्या है अभी? प्रेजुडिस। सामने से क्या आ रहा है? उसके प्राइड, जो वो घमंड दिखा रहा है कि तुम मेरे से लो स्टेटस की हो फिर भी मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। तो वो भी पूरा अपना प्रेजुडिस दिखा रही है कि भाई तुम्हारे पास अगर घमंड है तो मेरे पास मेरे ओपिनियंस है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे उनमें कोई सच्चाई नहीं हो, तो मैं भी अपने ओपिनियंस तुम्हारे बारे में बहुत सारे बना रखे हैं। तो इस तरीके से ये इनकी मुलाकात होती है एंड जो एलिजाबेथ होती है वो स्ट्रेट अवे डार्सी को कर देती है रिजेक्ट। अब जो ये मिस्टर डार्सी होता है बेचारा, ये तो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि भाई मैं तो इसे प्रपोज कर रहा हूँ, ये तो सामने से मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रही है और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही है। तो ये सोचता है कोई बात नहीं, घर जाके आराम से तसल्ली से लेटर में लिख के इसे सारी बात समझाऊँगा। तो लेटर में ये लिखते हैं कि जो मिस्टर बिंगली है उसको मैं लंदन से बोल करके मैं वहाँ से लेकर लंदन नहीं लेकर आया, जो उसकी सिस्टर है कैरोलिन उसने उसे फोर्स किया कि तुम वो जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एंड जो रही बात विकम की, तो विकम तो बहुत ही बेकार इंसान है, उसको तो मैंने सारे पैसे दे दिए थे उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए, बट उसने क्या किया वो सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए। एंड प्लस वो मेरी 15 साल की जो बहन है जॉर्जियाना उसके साथ लेके उसे भगा के लेके जाना चाहता था, वो तो मैंने सही टाइम पे आके रोक लिया, अदरवाइज़ वो हमारी रेपुटेशन पे बहुत गलत असर होता और वो मेरी बहन जो इतनी छोटी सी है उसका भी कोई फ्यूचर नहीं रहता। तो जब वो सारी बातें क्लियर आउट कर देता है डार्सी अपनी साइड की स्टोरी, तब जाके एलिजाबेथ का जो ये प्रेजुडिस है वो ख़त्म होता है एंड उसको एक्चुअल व्यू पता चलता है कि ये मिस्टर डार्सी किस तरह का आदमी है। अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जो ये बेनेट सिस्टर्स की एक और सिस्टर है लीडिया, ये भाग गई है मिस्टर विकम के साथ। मिस्टर विकम वही आदमी जिसके अभी थोड़ी देर पहले डार्सी लेटर में बता रहा था कि उसकी सच्चाई क्या है। तो जो ये मिस्टर विकम है इसने ले रखा है बहुत ज़्यादा उधार एंड ये भगा के ले आए इन बेनेट की सिस्टर को लीडिया को। अब इसका इसमें कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब इससे पता है ये बात कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई लड़की एक बार अपना घर छोड़ के किसी और लड़के के साथ भाग जाती है तो उसकी किसी और लड़के से शादी होना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि उनकी फैमिली की रेपुटेशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तो ये इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाता है एंड इनसे बोलता है बेनेट फैमिली से कि तुम लोग अगर मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी ये बहन से शादी करूँगा लीडिया से, अदरवाइज़ मैं इससे शादी नहीं करूँगा, ये हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तो ये लोग बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि भाई इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो थोड़े टाइम के बाद एलिजाबेथ को पता चलती है कि ये लीडिया एंड विकम ने शादी कर ली है एंड ये लोग वापस हमारे घर आ रहे हैं। तो ये विकम का एकदम से ऐसे हार्ट चेंज कैसे हो गया। तो इस विकम को मनाता है हमारा मिस्टर डार्सी, वही इसको सारे पैसे देता है, वही इन दोनों की शादी करवाता है एंड वही वापस लेकर के आता है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ का दिल और ज़्यादा पिघल जाता है कि ये तो स्पेशली इसने मेरे लिए किया है एंड मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से पिघल चुकी हूँ।
अब बिंगली भी लंदन से वापस आ जाता है एंड जेन को दिल से दोबारा से प्रपोज करता है एंड जेन एक्सेप्ट कर लेती है, तो उन दोनों का कपल एक बार दोबारा से सक्सेसफुली बन जाता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा मिस्टर डार्सी होता है वो भी वापस आके दिल से एलिजाबेथ को एक बार दोबारा से प्रपोज करता है, इस बार किसी भी प्राइड के बिना, किसी भी घमंड के बिना। एंड एलिजाबेथ भी डार्सी को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने सारे जितने भी उसने प्रेजुडिसेस बना रखे थे उन सबको क्लियर आउट करते हुए वो भी उसे दिल से अपना लेती है। तो फाइनली हमारे पास 2 सक्सेसफुल कपल्स मिल जाते हैं हमें, एलिजाबेथ एंड डार्सी एंड बिंगली एंड जेन। तो ये इस नोट पे ये पूरा जो नॉवेल है वो ख़त्म होता है हैप्पी एंडिंग के साथ। वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस प्ले। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है प्राइड विच वॉज शोन इन डार्सी सोशल एरोगेंस एंड एलिजाबेथ सेल्फ रिस्पेक्ट। एलिजाबेथ के अंदर भी थोड़ी सी प्राइड थी। देखो कभी कभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, उसको समझने में गलती कर देते हैं, तो हम घमंड ज़्यादा दिखा देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़ में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजुडिस, जो एलिजाबेथ के बिहेवियर में भर भर के दिखाया जा रहा था कि बिना कुछ सच्चाई जाने वो किसी गलत इंसान को सही समझ ले रही थी, सही इंसान को गलत समझ ले रही थी। तो इसी को हम प्रेजुडिस बोलते हैं, जब हम बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन बना ले उस इंसान की सच्चाई जाने बिना। नेक्स्ट इज मैरिज एंड सोशल स्टेटस। तो इस पूरे नॉवल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया है मैरिज का, कि किस तरीके से एक औरत के लिए शादी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उसका एक स्टेटस सिंबल है। जो मिसेस बेनेट है वो पूरे टाइम अपनी बेटियों की शादी के पीछे पड़ी रहती है कि इनका जो ये स्टेटस सिंबल है वो सुधर जाए। एंड जो सोसाइटी में एक क्लास डिफरेंस दिखाया है कि भाई अगर जो ये थोड़ी अभी लो स्टेटस वाली लड़कियां हैं, अगर ये हाई क्लास की उससे शादी कर लेंगी तो इनको फाइनेंशियल हेल्प तो मिलेगी, सोसाइटी में भी इनका एक ओहदा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज फैमिली एंड रेपुटेशन। तो यहाँ पे दिखाया कि लड़कियों की वजह से कितनी ईजिली जो रेपुटेशन स्टेक पे लग जाती है। अगर वो एक बार डिसाइड कर ले कि भाई मुझे अपनी पसंद के लड़के के साथ भागना है, अगर मेरी फैमिली मुझे इजाज़त नहीं दे रही तो वो उसके साथ भाग जाएगी और हो गई तुम्हारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी। तो फिर यहाँ पे लड़कियों की वहाँ पे सिचुएशन दिखाई है सोसाइटी में कि किस हिसाब से रहा करते थे वो लोग। नेक्स्ट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे जो डार्सी है, एलिजाबेथ है, उन दोनों के ही कैरेक्टर सुलझते जाते हैं। जो स्टार्टिंग में एक एरोगेंट रहता है, एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग में अपने किसी के लिए भी कुछ भी ख्याल बना लेती है, वो धीरे धीरे समझते हैं कि हमारे बीच में कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो उनको क्लियर आउट करते हैं एंड फाइनली वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन बन के निकलते हैं। द लास्ट वन इज़ लव स्टोरी। ये पूरी नॉवल एक तरह की रोमांटिक नॉवल है, तो ऑब्वियसली इसमें लव स्टोरी है प्यारी सी, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी। नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. So our first question is, discuss Jane Austen's treatment of the theme of love and marriage and Pride and Prejudice. तो ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम्स में. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए कि किस तरीके से मैरिज औरतों के लिए एक सोशल नेसेसिटी होती है. अगर वो शादी नहीं करेंगे तो शायद उन्हें सोसाइटी में ना एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी, एंड इससे उनका सोशल स्टेटस तो इम्प्रूव हो गई, प्लस फाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी वो शादी करती है कि भाई अगर वो थोड़ी सी लो क्लास की लड़की है तो वो हाई क्लास के लड़के से ही शादी करना पसंद करेगी. ये वाइस वर्सा बहुत रेयर केस देखा जाएगा उस टाइम की सोसाइटी में. ठीक है. ऑस्टन क्रिटिसाइजेस मैरिज इज़ हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिज्म. ओके, कि भाई जो वेल्थ है उसके लिए शादी कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए शादी कर रहे हैं, बट कोई भी इंसान सच्चे प्यार के लिए शादी नहीं कर रहा. तो उसके ऊपर जेन ऑस्टन ने एक तरीके से सटायर किया है इसके थ्रू. ओके, तो यहाँ पे हमें 4-5 डिफरेंट टाइप की शादियाँ देखने के लिए मिलती है. सबसे पहले तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की शादी, जो बहुत ही ज़्यादा मिसमैच होती है, जो दिखाते हैं कि कभी यूथ में उन दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्शन रहा होगा तो तब उनकी शादी हो गई होगी. नेक्स्ट इज शार्लॉट एंड मिस्टर कॉलिंस. तो जो शार्लॉट है वो बहुत ही सेंसिबल होती है, उसे पता होता है कि भाई मेरा तो अभी लो स्टेटस है, मुझे हाई करना है वो, तो सबसे बेटर ऑप्शन है किसी और अच्छे रईस इंसान से शादी कर लो, तो इसलिए वो कॉलिन से शादी कर लेते. तो इसमें भी कोई प्यार नहीं होता, इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी की वजह से लड़की शादी करती है। नेक्स्ट इज लीडिया एंड विक्रम। यहाँ पे जो लीडिया होती है वो बहुत ही रेकलेस होती है, एकदम मंचली टाइप की होती है, तो उसे कोई भी ऐसे बातों में फुसला करके अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है, तो विक्रम की ऐसी शादी हो जाती है। नेक्स्ट इज जेन एंड बिंगले। इनका प्यार सच्चा होता है, इनके बीच में कोई भी एक तरह का वो नहीं है कि भाई दिखावा नहीं है, इनका प्यार जेन्युइनली सच्चा होता है। नेक्स्ट इज एलिजाबेथ एंड डार्सी। इनका बिल्कुल आइडल प्यार चलता है कि शुरुआत में झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर धीरे धीरे क्लियर आउट होता है सब कुछ, एंड फाइनली दे बोथ एक्सेप्ट ईच अदर एज ट्रू लवर्स। तो जेन ऑस्टन ने इस पूरी नॉवल में मैरिज में जो हमारा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है कि भाई आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ही आप शादी करो, अदरवाइज सारी चीज़ें साइडलाइन कर दो। जो सोसाइटी में इतने सारे नॉर्म्स बनाए हुए उसके ऊपर भी सटायर करती है कि आप लोगों के बीच में कोई असली प्यार करने वाला है नहीं एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसमें जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि डार्सी जो है प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, देन एलिजाबेथ जो प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, इन दोनों इनका जो एटीट्यूड होता है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, इनमें बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं। अदरवाइज अगर इनके अंदर बीच में ये दोनों इश्यूज़ नहीं होते तो शायद ये फर्स्ट डे से ही एक दूसरे को पसंद कर रहे होते। तो हम कह सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है लव में ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, एक तरह का वो हर्डल बनता है ये चीज़ बीच में, ठीक है। एंड यहाँ इन दोनों चीज़ों से हमें ये भी पता चलता है कि 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर किस तरह के थॉट्स थे कि भाई क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्लास हाई है तो आप में एक नेचुरल प्राइड आ जाएगी, फिर कोई एक दूसरा इंसान ऐसा भी होगा जो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ईजीली नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेता होगा। तो यहाँ पे शुरू से ही पर्सनल ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि भाई स्टार्टिंग में वो इंसान नेगेटिव है, फिर धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव भी कर रहा है वो कैरेक्टर। एंड सेल्फ अवेयरनेस ग्रो होती है, जैसे एलिजाबेथ को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके अंदर भी ये कमी थी कि वो डार्सी की नेगेटिव इमेज शुरू से बिना किसी बात के बना के चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ वुमेन एज ब्रॉट आउट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए गए हैं हमें, जैसे हमारा मिसेस बेनेट का एटीट्यूड दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से उस टाइम पे औरतें सिर्फ और सिर्फ मैरिज को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करती थी। ये बोलने की वजह अपनी बेटियों को कि तुम पढ़ो, करियर में आगे बढ़ो, कुछ करो उस और खुद से ज़्यादा पैसे कमाओ, खुद से अमीर बनो, नहीं, उन्हें चाहिए कि उनकी बेटियों की किसी रईस इंसान से शादी हो जाए ताकि फिर उनका जो फ्यूचर है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे। तो ये सोसाइटी का एक तरह से एंगल दिखाता है कि उस टाइम पे औरतों की हालत कैसी थी कि भाई वो अपनी खुद की जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो खुद इनहेरिट नहीं कर सकती, उसके लिए उन्हें कोई ना कोई मेल हेयर ही होना पड़ेगा चाहिए, ठीक है। तो जो उनका कज़न होता है वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक बन जाता है, 5 बेटियों में से किसी को हक नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को ले सकती है। फिर दिखाया मैरिज किस तरीके से एक सोशल नेसेसिटी है, जो पॉइंट मैंने पहले भी बोला, एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर है कि आपको ये करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, अदरवाइज़ वही स्टेगनेंट हो जाएगा। मैरी फॉर सिक्योरिटी नॉट फॉर लव, जो हमने शार्लोट की शादी के उसमें भी देखा कि वो किस तरीके से शादी करती है जस्ट फॉर द sake of having better life in terms of financial security। तो वुमेन की जो एजुकेशन है उससे ऊपर रखा जाता है शादी को। एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अकम्पलिशमेंट माना जाता है कि हाँ, मैंने, जैसे आज के टाइम पे भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेके रखी होंगी लेकिन वो उसको कभी यूज़ नहीं करती। जब शादी के टाइम पे बताने के काम आता है कि हाँ, मैंने तो PhD भी कर रखी है, मैंने MBA कर रखी है, या मैंने M.Ed कर रखी है, इतनी सारी फलानी डिग्रियाँ कर रखी है, बट शादी के बाद कोई उनसे जॉब नहीं करवाना चाहता। मतलब अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट मोस्टली अभी भी ऐसा देखा जाता है कि ये एक तरह से वाहवाही करने के लिए कि हाँ, इसके पास इतनी अकम्पलिशमेंट है, पर चाहते नहीं है कि उस अकम्पलिशमेंट को वो रियल लाइफ में यूज़ करे। अकम्पलिशमेंट तो उनकी आफ्टर ऑल वो शादी ही बनेगी, ये तुम कितने रईस घर में गई इस पढ़ाई का यूज़ करके।
फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिखाया है कि वुमेन की रेपुटेशन कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। अगर उसने एक बार डिसीजन लिया कि भाई मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मुझे ये इंसान पसंद है, और उसके फैमिली वाले नहीं मान रहे, और उसने ये सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, फैमिली नहीं मान रही तो मैं उसके साथ भाग जाती हूँ, तो पूरी की पूरी फैमिली की रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगी। उसकी रेपुटेशन तो गई, उसे तो अब और कोई शादी नहीं करने वाला। तो वहाँ पे जो सोसाइटी का उस टाइम पे इमेच्योरिटी थी वो दिखाई जाती थी कि लड़कियों को कुछ अपनी पर्सनल फ्रीडम थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस जेन ऑस्टिन्स यूज ऑफ विट एंड आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो विट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लेवर तरीके से प्रेजेंट करना, स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करना कि वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाए। ठीक है। आयरनी होती है कि जो चीज़ दिखती कुछ और है और एक्चुअल में होएगी कुछ और। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी आगे आपको। तो सबसे पहले तो जेन ऑस्टन ने बहुत ही ज़्यादा जेंटल और ह्यूमरस विट यूज़ किया है। सारे जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फॉलीज़ है, मतलब उनके अंदर जो खामियां हैं उसे बाहर निकालने के लिए बहुत मतलब एक तरह से सोसाइटी के ऊपर मॉक किया है कि किस तरीके से मैरिज को आप इतना ज़्यादा अहमियत देते हो कि इंसान का और कोई भी टैलेंट हो वो उससे ज़्यादा ऊपर ही आएगा। कि अगर तुमने बहुत अच्छी जगह पे शादी कर ली, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितना ही दुनिया से बड़ा टैलेंट हो, तुम उस इंसान से नीचे रहोगे जो तुमसे अच्छी जगह शादी करके बैठा है। नेक्स्ट इज जो मिस्टर बेनेट है वो बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक रिमार्क्स इस पूरे नॉवल के अंदर देते रहते हैं, चाहे वो बेटियों की शादी को लेकर हो। मतलब एक सपोर्टिव फादर होते हैं बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, तो उनके रिमार्क्स से वो और ज़्यादा मतलब रीडर को अच्छे लगेगा ऐसा करेक्टर। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। अब सिचुएशनल आयरनी तब हो जाती है जब कोई एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल डार्सी जो है स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता एलिजाबेथ को, वर्बली मना करता है कि ये तो लड़की मेरे लायक है ही नहीं, एंड खुद जाके उसे बाद में प्रपोज कर देता है। ऐसी वर्बल आयरनी का भी इसमें यूज़ किया हुआ है। वर्बल आयरनी क्या होती है? जब हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मान लो मैं आप लोगों को से कहूँ कि मैं ना बहुत ही अच्छे इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ एंड मैं एक्ट ऐसे करूँ जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाना आता है, तो ये वर्बल आयरनी हो जाएगी कि मैं आप लोगों से इस चीज़ से बहस कर रही हूँ, अरे मुझसे ज़्यादा बेटर कोई इंग्लिश की टीचर है नहीं, और मैं काम भी अपना क्या है मैथ वाले कर रही हूँ कि मुझे तो सिर्फ कोई भी सम पूछ लो तो वो उसका आंसर मैं दे दूँगी, इंग्लिश लिटरेचर का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगी। तो ये वर्बल आयरनी हो गई हम लोगों के लिए। इस विट एंड आयरनी के थ्रू जेन ऑस्टन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो एक्चुअल नेचर है वो बाहर निकाला। जैसे मिस्टर कॉलिंस के अंदर जो फ्लैटरी करने की आदत थी कि किस तरीके से वो जो लेडी कैथरीन है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता था कि वो कितनी महान औरत है, एंड जब भी वो एलिजाबेथ से मिल रहा है अगर उसे पटाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेगा, एंड ऐसी जेन की तारीफ़ें करेगा। तो उसके अंदर जो ये फ्लैटरी का नेचर है उसको बाहर निकाला है। मतलब एक कैरेक्टर के अंदर का ट्रेड जब आपको बाहर निकालना होता है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से विट यूज़ करनी होती है। एंड ऐसी लेडी जो कैथरीन थी वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट औरत थी, तो उसके किस तरीके के डायलॉग लिखे जाए कि बहुत साफ साफ क्लियर हो जाए कि बहुत ना वो बहुत एरोगेंस रखती है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइड है अपनी सोशल स्टेटस को लेकर। एंड लास्ट में आप लोग लिख सकते हो कि जेन ऑस्टन ने जो अपनी ये विट एंड आयरनी यूज़ करी है इसकी वजह से वो सोसाइटी के ऊपर क्रिटिक तो कर रही है बट बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से कि लोगों को मज़ा भी आए अपने टाइम की सोसाइटी की सच्चाई जानने में। सो नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप you really liked it and understood the whole summary, and if you loved and enjoyed watching my video, please give me a thumbs up and click on the subscribe button and also comment it if how was your experience. So that's it guys, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।